हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन स्मार्ट वीडियो कोर्स में। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम झारखंड राज्य से संबंधित हो या किसी अन्य राज्य से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एग्ज़ाम की बात हो, चाहे एसएससी या फिर बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टिपिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका उत्तर सही है पर वो गलत हो जाए। तो इसके कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे, बहुत ही आराम से इसे पढ़ेंगे, और एक बार जब पूरे टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे आप अगर इससे क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईयर, वर्ष, साल वो कितने तरह का होता है। हमारे कैलेंडर में हम कभी देखते हैं कि हमारे जो दिनों की संख्या है 365 है, तो कभी 366 हो जाती है। तो हम ईयर को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष और एक लीप ईयर जिसे अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में। नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या 365 होती है और लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होती है, 366। और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है ये फरवरी के महीने में ऐड होता है। मीन्स नॉर्मल ईयर में अगर देखा जाए तो फरवरी 28 दिनों का होता है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों का होता है। ऐसा क्यों होता है, लीप ईयर में दिनों की संख्या एक क्यों बढ़ जाती है और वो फरवरी के महीने में ही क्यों बढ़ती है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी कैलेंडर में और क्या क्या चीज़ें होती है वो देख लेते हैं। आप सप्ताह जानते होंगे, वीक, ये कितने दिनों का होता है। तो सप्ताह 7 दिनों का होता है, सोमवार से शुरू करके रविवार तक। सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार और संडे, रविवार। इस तरह 7 दिनों का सप्ताह बनता है। और पूरे कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक। आप यह भी जानते हैं कि हर एक महीने में दिनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जनवरी में देखें तो 31, फरवरी में 28 या 29, सामान्य वर्ष में 28, लीप ईयर में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30। इसी तरह से हर महीने में किसी में 31, किसी में 30 और फरवरी में 28 या 29। तो ये दिनों की संख्या बहुत लोगों को याद भी होगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता हो और उन्हें याद रखने में परेशानी भी होती हो। तो मैं जिस तरह से याद रखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि आपको काफ़ी मदद मिले। आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और अंगूठे की तरफ से शुरू करते हुए जो ये ऊपर वाला भाग आएगा, इसको चाहे इसे इसको आप 31 दिनों का मानेंगे। और जो नीचे वाला जो हिस्सा है, चाहे आप इसे लें, इसे 30 दिनों का आप मानेंगे। सिर्फ फरवरी इसमें अपवाद रहेगा, उसमें या तो 28 दिन होंगे या लीप ईयर में 29 दिन होंगे। अब देखें, इधर से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन सा महीना आएगा, जनवरी। तो जनवरी कितने दिनों का हो जाएगा, 31 दिनों का। उसके बाद फरवरी, मैंने पहले ही कहा इसे अपवाद के रूप में रखेंगे, इसमें या तो 28 दिन होंगे या तो 29 दिन होंगे। अब मार्च का नंबर आएगा तो मार्च ऊपरी वाले हिस्से में आ रहा है तो इसमें 31 दिन होंगे। अप्रैल नीचे वाले पोर्शन में आ रहा है तो इसमें 30 दिन, फिर मई 31 दिन, जून 30 दिन और फिर जुलाई 31 दिन। अब फिर दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। अगस्त ऊपरी वाले हिस्से में आ रहा है तो 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और फिर दिसंबर 31 दिन। तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। आप येलो वाले पोर्शन को देखें तो ये 31 दिनों का महीना है। मीन्स जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। टोटल 7 महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होता है। और 4 महीने होते हैं, अप्रैल,
जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीनों में दिनों की संख्या 30 होती है और सिर्फ एक महीना होता है फरवरी, जिसमें दिनों की संख्या 28 और 29 होती है। आप इसे नोट डाउन भी कर लें कॉपी में और इसे याद भी रखें। अगर आपको याद नहीं रह पाता है तो आप बस मुट्ठी को बंद करें और तुरंत निकाल लें कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लीप ईयर क्या होता है इस पर बात करते हैं। लीप ईयर में सामान्य वर्ष की तुलना में एक दिन ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा दिन को हम लोग फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं। मीन्स लीप ईयर में फरवरी 28 दिन की जगह 29 दिनों की हो जाती है। इस एक्स्ट्रा दिन को हम लोग फरवरी के मंथ में क्यों ऐड करते हैं इस पर बात करते हैं। तो जो हमारा कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, जिसकी खोज रोम के पॉप ग्रिगोरी 13 ने की थी। वहाँ पर वर्ष के महीने मार्च से शुरू होकर फरवरी तक चला करता था। तो अगर एक्स्ट्रा दिन को जोड़ना हो तो वो कहाँ ऐड किया जाएगा, तो वर्ष के सबसे लास्ट वाले महीने में ऐड किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने फरवरी के मंथ में इसे ऐड कर दिया। अगर आपसे ही कहा जाए कि एक एक्स्ट्रा दिन है, इसे आप कहाँ ऐड करोगे, तो आपके कैलेंडर के अनुसार आपका वर्ष का महीना जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक जाता है, तो आप क्या करोगे, दिसंबर में उसे रख दोगे। तो उसी तरह उन्होंने जो एक्स्ट्रा दिन था, जो हर एक 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, उसे उन्होंने फरवरी के महीने में रख दिया। अब बात ये आती है कि एक्स्ट्रा दिन आता ही क्यों है, तो इस पर बात करते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड का वक्त लेती है और यही जो पूरा परिक्रमा करने का समय है, यही एक पूरा वर्ष कहलाता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 365 दिन है, इसके अलावा 5 घंटे 48 मिनट का भी वक्त आ रहा है। तो इसे हम लोग काउंट में नहीं ले रहे हैं, पर इसे कहीं ना कहीं काउंट में तो लेना है। तो इसे हम लोग 6 घंटे का समय मान लेते हैं और हर 4 साल में यह 6 घंटा 24 घंटा बन जाता है और ये 24 घंटा का समय ही एक दिन कहलाता है। और ये एक दिन ये 365 दिन में हर एक 4 साल में ऐड होके 366 दिन बना देता है। तो इसीलिए हर 4 साल में आपके वर्ष के दिन 366 दिन के होते हैं। तो अगर किसी वर्ष को जानना हो कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ष को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये लीप ईयर कहलाएगा। अदरवाइज ये नन लीप ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। अब इसे डिवाइड करने के लिए ये पूरी संख्या को डिवाइड करना जरूरी नहीं है। मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताया था कि 4 से विभाजित होने की शर्त क्या है, कि लास्ट का 2 अंक जो है, ये दोनों ये 4 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 96 4 से विभाजित है, इसका अर्थ है कि 1996 भी 4 से विभाजित होगा। तो अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो ये लीप ईयर कहलाएगा, जो कि 1996 है। अगर नहीं होता है तो वो नन लीप ईयर कहलाएगा। जैसे कि 1997 को ही देखें तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये नन लीप ईयर है, मीन्स सामान्य वर्ष है। तो इस तरह से जो भी साल 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर कहलाएगा। पर इसमें भी कुछ अपवाद है कि बहुत सारे ऐसे वर्ष मिलेंगे आपको जो कि 4 से डिवाइड होने के बाद भी वो लीप ईयर नहीं होता है। जैसे कि 1900 को ही ले लें, ये लीप ईयर नहीं है। आप 1800 को ले लें, ये भी लीप ईयर नहीं है। 1700 को ले लें, ये भी लीप ईयर नहीं है। इसी तरह 100 को ले लें, ये भी लीप ईयर नहीं है। 200 को ले लें, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे सारे जो वर्ष होते हैं जिसके अंत में डबल जीरो होता है, 2 शून्य आता है, उसको हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष के लिए शर्त क्या है कि ये 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये वर्ष 400 से डिवाइड होगा तो ही ये लीप ईयर होगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। तो 1900 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है। उसी तरह 1800 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी लीप ईयर नहीं है। 1700 भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी लीप ईयर नहीं है। 100 भी नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं है, और 200 भी नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं है। उसी तरह अगर आप 1600 देखें तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। अगर 2000 को देखा जाए तो ये भी लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। अब 400 से डिवाइड हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी तो 4 से डिवाइड कर रहे थे और अभी 400 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो 400 से डिवाइड करने की बात सिर्फ शताब्दी वर्ष के केस में ही आएगा कि जब भी शताब्दी वर्ष दिया जाए तो ही आप 400 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज सारे अन्य वर्षों के लिए आप सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों?
इस पे बात करते हैं। आप यहाँ पर देखें कि आपने 5 आवर 48 मिनट को 6 घंटा मान लिया था, पर क्या ये मानना सही था? एक तरह से देखा जाए तो ये मानना गलत था, क्योंकि आपने लगभग 11 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपने काउंट कर लिया। 11 मिनट को आपने इसमें मिला दिया और फिर इसको आपने 6 घंटा बनाया। तो इस तरह से हर एक साल जो है आपने 11 मिनट अपने तरफ से जोड़ दिया, जो कि पूरे 100 साल में, अगर 100 साल में देखा जाए तो ये 11 मिनट हर एक साल अगर 11 मिनट बढ़ता है तो ये पूरे 100 साल में 1100 मिनट बढ़ जाएगा। और पूरा का पूरा अगर 400 साल में देखा जाए तो ये 4400 मिनट बन जाएगा। अब 4400 मिनट को अगर आप दिन में कन्वर्ट करें तो ये 3 दिन के आसपास आएगा। कैसे? एक दिन का समय जो है वो 24 घंटे का होता है, और इसको मिनट में अगर बदलें तो इसे 60 से आप गुना कर दें तो ये लगभग 1440 मिनट का समय बनाता है। तो एक दिन मतलब 1440 मिनट। अब इस 1440 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 3 दिन के बराबर आएगा। इसका अर्थ है कि हर एक 400 साल में आपने 3 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, जो कि आपको नहीं लेना था। इस 3 दिन को जो आपने ले लिया एक्स्ट्रा, इसे आपको नहीं लेना था, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन में ही नहीं आ रहा है। 5 घंटा 48 मिनट ही लेना था, आपने 6 घंटा ले लिया। तो इस 3 दिन को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो आपने क्या किया कि हर एक 400 साल में 3 दिन को एडजस्ट करने के लिए आपने 100 साल को, 200 साल को और 300 साल को, जब 0 से शुरू करते हुए 100 साल आएंगे तो आपने इस 100 साल को भी, अगर कहा जाए कि ये लीप ईयर है कि नन लीप ईयर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर होगा। पर इसको आपने लीप ईयर नहीं माना, इसमें आपने 1 दिन घटा दिया। उसी तरह से 200 साल में भी आपने 1 दिन घटा दिया, और 300 साल में भी आपने 1 दिन घटा दिया, और फिर 400 साल में आपने उस 1 दिन को रहने दिया। तो इस तरह से 400 साल में इस 3 दिन को आपने एडजस्ट कर दिया, कि जो 400 साल में एक्स्ट्रा 3 दिन आ रहा था उसको आपने 100 साल, 200 साल और 300 साल जब आया तो उसमें 1-1 दिन घटा के इसको लीप ईयर से नन लीप ईयर बना दिया। इस तरह से आपने इस 3 दिन को एडजस्ट किया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें कि हर एक 400 साल के बाद, इसी तरह से 500 साल जो आएगा, मीन्स शताब्दी साल जो आएगा, इसको भी आपने नन लीप ईयर माना, और इस तरह से 600 को भी आपने नन लीप ईयर माना, फिर 700 को भी आपने नन लीप ईयर माना, और फिर 800 को आपने लीप ईयर कहा। तो इस तरह से हर 400 साल के बाद आपका लीप ईयर आ रहा है, जो कि शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष के केस में क्या करेंगे आप? 400 से डिवाइड करेंगे, और ऐसे अगर शताब्दी वर्ष ना हो तो वहाँ पर आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो यही कंसेप्ट है कि हम 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, उस 11 मिनट को एडजस्ट करने के लिए। तो अब आपसे कहा जाए कि शुरू से लेकर, मीन्स 1 साल, कैलेंडर ईयर जब स्टार्ट हुआ होगा तो पहला साल से लेकर 100 साल के बीच में कितना लीप ईयर है और कितना नन लीप ईयर है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो 100 को आप 4 से डिवाइड करें, क्योंकि हर एक 4-4 साल में जो है लीप ईयर आता है, तो वो 25 आएगा। लेकिन 100वां साल क्या है, वो लीप ईयर नहीं है, तो 24 आपका लीप ईयर हो जाएगा, एक कम। तो नन लीप ईयर कितना हो जाएगा? 76। इसी तरह से अगर शुरू के 200 साल में कहा जाए कि कितना लीप ईयर है, तो 48 लीप ईयर और 152 नन लीप ईयर। इसी तरह 300 साल में अगर कहा जाए तो 24 × 3 मीन्स 72 लीप ईयर, और जो आपका बच गया 228 ये नन लीप ईयर। 400 साल में अगर देखा जाए तो 96 होना चाहिए था आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि 24 हो रहा है, हर एक का 24 हो रहा है हर एक 100 साल में, तो 400 साल में भी 96 होना चाहिए था। लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब 400 साल जो है, 400वां साल जो है वो लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है, तो एक जुड़ जाएगा, मीन्स 97 लीप ईयर और 303 नन लीप ईयर। तो आपको बस लीप ईयर ही जानना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि तो शुरू के 400 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो 97। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं कि लीप ईयर की संख्या दिए हुए साल में कितनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि लीप ईयर क्या है, कि फरवरी जो है वो 29 डेज का हो जाता है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि शुरू के 100 साल में 29 तारीख ये कितनी बार आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आप खुद से निकालें कि 29 तारीख ये पूछा जा रहा है कि शुरू के 100 साल में, 1 से शुरू करते हुए 100 तक, इतने सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो यहाँ देखें कि अगर आप देखें जनवरी से शुरू करते हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल शुरू करते हुए दिसंबर तक अगर आप जाएंगे तो जनवरी में भी 29 तारीख आता है, फरवरी में सिर्फ लीप ईयर में ही 29 तारीख आता है, मार्च में इसमें भी 29 आता है, अप्रैल में 29 आता है। मीन्स हर महीने में 29 तारीख आता है और दिसंबर में भी आता है। मीन्स टोटल 11 महीने में हर साल 29 तारीख आना ही आना है। मीन्स 100 साल में अगर कहा जाए तो 11 × 100 इतनी बार तो 29 आएगा ही आएगा। 1100 बार तो आना ही आना है, प्लस 29 और कितनी बार आएगा, तो जितना लीप ईयर है उतनी बार और आएगा। तो 100 साल में कितना लीप ईयर है, तो 24 लीप ईयर है। मीन्स 24 इसमें और जोड़ दीजिए आप। मीन्स 1124 29 तारीख आएगा आपको 100 साल में। इसी तरह 400 साल में आप जब निकालेंगे तो इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 1124 × 4, पर एक बढ़ जाएगा क्योंकि 400 साल जो है ये 400वां साल जो है इसमें एक और एक्स्ट्रा आपका लीप ईयर हो जाएगा। मीन्स अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4497 आएगा आपको 29 तारीख 400 साल में। तो 100 साल में 1124 और 400 साल में 4497। तो इसे याद रखने का मैं यहाँ पर आपको बॉक्स बना देता हूँ कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, कि डायरेक्ट एग्जाम में इससे सवाल भी पूछ लिया जाता है कि शुरू के 100 साल में और शुरू के 400 साल में 29 फेब कितनी बार आएगा। तो 29 फेब कहा जाए तो ये 24 टाइम्स आएगा और 400 साल में 97 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स प्लस 1 400 साल के लिए। और 29 डेट या तारीख जो भी कल है ये कितनी बार आएगा, तो 100 साल में ये 1124 बार आएगा और 400 साल में 4497 आएगा। बस आपको क्या याद रखना है कि लास्ट का 24 जो है इसमें लगा देना है और 11, और यहाँ पर भी 97 है तो यहाँ भी 97 और ये 44 रह जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुरू के 400 साल में 29 डेट कितनी बार आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से निकाल पाएंगे अभी इन चीज़ों को। एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर 1000 ईयर में 1000 साल में, 1000 साल का अर्थ है शुरू से लेकर 1000 साल तक, इसमें लीप ईयर कितनी बार आएगा, तो आप 400 साल में 97 टाइम्स, फिर अगले 400 साल में 97 टाइम्स, और फिर अगले 200 साल में इसको जब जोड़ेंगे तो जो आएगा आपका आंसर उतनी बार आपको 1000 ईयर में लीप ईयर आएगा। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है कि शताब्दी ईयर में जो भी 400 से डिवाइड होगा वो भी एक लीप ईयर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग ऑड डेज का कंसेप्ट जानेंगे कि ऑड डेज होता क्या है, विषम दिनों की संख्या होती क्या है। ये ऑड डेज जो है ये आपके पूरे कैलेंडर के चैप्टर में ये एक तरह से बेस है इसका। अगर आप ऑड डेज निकाल पा रहे हैं तो आप इसके क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। ये ऑड डेज होता क्या है, आप जानते हैं कि सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, तो कुल दिनों की संख्या को जब 7 से डिवाइड करते हैं और जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, उसे ही आप विषम दिनों की संख्या कहते हैं। मीन्स जो भी दिन दिया रहे, जैसे कि आप जनवरी के महीने को ही ले लें तो जनवरी के महीने में 31 दिन होती है, और इसको आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, मीन्स इस केस में 3 आ रहा है, तो ये 3 जो है यही आपका ऑड डेज हो गया। ऑड डेज निकालने से फ़ायदा क्या है, तो अगर मान लेते हैं कि आपको कहा जाइए कि जनवरी का 1 तारीख 1 जनवरी या मंडे है, तो आप ये बताइए कि 29 जनवरी क्या होगा। तो आप क्या कीजिए कि इसके डिफरेंस को जो है इसको आप 7 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इस केस में 0 है, तो 0 आएगा तो यही दिन जो है यहाँ रिपीट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता तो हम इसमें एक दिन जोड़ देते, मीन्स मंडे के बाद क्या हो जाता, ट्यूसडे हो जाता। अगर 2 आता रिमाइंडर तो वेडनेसडे हो जाता, मीन्स एक दिन और ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरह से ऑड डे का यही रोल है कि वो आपको बता देता है कि अगर कोई
दिन दिया हुआ है और आपको किसी तारीख को दिन पूछा जा रहा है तो आप उसकी मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जनवरी के महीने में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम 31 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 जो आया यही आपका इसका ऑड डे है। इसी तरह से अगर देखें फरवरी में, तो अगर 28 डेज़ का ये महीना होता है तो ऑड डेज 0 होगा क्योंकि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, और 29 डेज़ का महीना होगा तो ये 1 ऑड डे देगा। उससे तो मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई में 3 ऑड डे, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। इस तरह से आप यहाँ गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि जो भी महीना 31 दिन का है उसमें विषम दिनों की संख्या 3 है, और जो भी महीना 30 दिनों का है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 है। और फरवरी के केस में अगर वो सामान्य वर्ष है तो 0 और लीप ईयर है तो 1। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। तो इस तरह से ऑड डेज की मदद से हम लोग इस चैप्टर के, इस टॉपिक के लगभग हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या क्या चीज़ कवर करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग किसी दिए गए तारीख या किसी दिए गए डेट को कौन सा दिन है, वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वो हम लोग पता कर सकते हैं ऑड डे की मदद से। अगर किसी तारीख का दिन दे दिया गया हो कि वो मंडे है चाहे ट्यूसडे है, और किसी ऐसे तारीख के लिए आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा दिन होगा, तो आप वो निकाल सकते हैं ऑड डे की मदद से। या फिर कैलेंडर के और भी सारे क्वेश्चंस आप ऑड डे की मदद से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इस टॉपिक में आगे बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग ऑड डे की मदद से सारा दिन पता करते हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे बनाएंगे ऑड डे की मदद से। आप आज जो पढ़ाया गया है उसे बार दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा से इसे ब्रीफ करेंगे और फिर हम लोग कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे ऑड डे की मदद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कर लें, क्योंकि इस कोर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं। और इस कोर्स के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, आपको गाइड करेंगे। उन्होंने खुद इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आपको वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस का भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके तैयारी को एक दिशा भी मिलेगा। जेएसएससी एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस तरह के कोर्स को जेएसएससी एजुकेशन ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है। तो आप इस कोर्स को जेएसएससी एजुकेशन ऐप के थ्रू ले सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से जेएसएससी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और अपने आप को वहाँ रजिस्टर कर लें। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कीजिए support.jssceducation@gmail.com पे, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अपना वेबसाइट भी है jssceeducation.in से, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। वहाँ पर आप फैकल्टी के प्रोफाइल को भी देख सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से जल्द अपने आप को रजिस्टर कर लें, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास जो लिमिटेड सीट्स हैं वो भी बहुत ही जल्दी फिलअप हो रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।